Hello everyone and welcome to all in my YouTube channel G Physics with Rohit। और आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की, जो CGPRT के लिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के लिए जो भर्ती आई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 की, इकाई 1 की, जो कि है गणित की प्रकृति। आप लोग सिलेबस में ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट यूनिट है मैथमेटिक्स में या गणित में, वो है इकाई 1 गणित की प्रकृति। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस यूनिट के सिलेबस की। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा गणित का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गणित की परिभाषाएं। गणित में कुछ साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, कोई मनोवैज्ञानिक थे और अदर वैज्ञानिक थे। उन लोगों ने कुछ परिभाषाएं दी थी गणित की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिया जाता है। आपको स्टेटमेंट दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसका कथन है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड नंबर का टॉपिक है गणित की प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि मैथमेटिक्स का नेचर कैसे होता है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ नंबर का टॉपिक है गणित पढ़ाने के तरीके। गणित को पढ़ाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग फिफ्थ नंबर में बात करेंगे गणितीय चिंतन के बारे में। जैसे कि हम लोग चिंतन मनन करते हैं, तो मैथमेटिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हमारा जो चिंतन है वो कैसा रहता है, जिसको हम लोग गणितीय चिंतन कहते हैं या चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक गणितीय तर्क के बारे में बात करेंगे। जब हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम लोग उसको समाधान करने के लिए तर्क लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं, तो उसी को कहा जाता है तर्क। लेकिन जब हम लोग गणित में गणित पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या गणित में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम लोग दिमाग लगाते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो उसी को क्या कहा जाता है, तर्क। तो उसको गणितीय तर्क कहा जाता है मैथमेटिक्स में। तो ये सारा टॉपिक हम लोग आज के इस यूनिट के अंदर में इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक होगा वो है गणित का अर्थ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गणित का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। गणित शब्द बहुत प्राचीन है। गणित शब्द क्या है, बहुत ही पुराना है तथा वैदिक साहित्य में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया गया है। वैदिक साहित्य में साहित्य में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। गणित जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, एक ऐसी प्रधान है जिसमें केवल गणना की बात करी जाती है। एक ऐसा शास्त्र है जिसमें गणना को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एक ऐसा सब्जेक्ट है या विषय है या विज्ञान है, क्या, गणित। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है गणित अंक, आधार, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विधान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान का बोध होता है। गणित क्या है, गणित अंक, आधार चिन्ह संक्षिप्त संकेतों का एक ऐसा संग्रह, एक ऐसा कलेक्शन है जिसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं या क्या फाइंड कर सकते हैं, परिमाण निकाल सकते हैं, दिशा निकाल सकते हैं या स्थान को जान सकते हैं या उसका बोध हो जाता है, किससे, गणित से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गणित विषय का प्रारंभ गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति उसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित के अन्य शाखाओं का विकास किया गया है। प्राचीन भारत में संख्याएं, गणना, ज्योतिषी एवं क्षेत्र गणित सम्मिलित थे। ओके, प्राचीन भारत में गणित में संख्याएं, गणना, ज्योतिष एवं क्षेत्र गणित में सम्मिलित थे। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ विद्वानों का मत है कि हिंदू गणित के अंतर्गत परिक्रम, व्यवहार क्षेत्र गणित, राशि, भिन्न संबंधी परिक्रम, वर्ग, घन, चतुर्घात तथा विकल्प यानी क्रमचय, संचय आदि का ज्ञान रखते थे। तो यहाँ पर हम लोग गणित क्या होता है एक्चुअल में यहाँ पर समझ लिए हैं। लेकिन ये सारा चीज़ याद रखने के बजाय आप लोग एक ही वर्ड में याद रखिए कि गणित एक कलेक्शन है, एक प्रधान है, एक संग्रह है, किसका, नंबर्स का।
नंबर्स का, संकेत का। इस चीज को याद रखिएगा, यही गणित का एक्चुअल मीनिंग है। क्योंकि गणित जो है किसके ऊपर टिका हुआ है, केवल और केवल नंबर और सिंबल्स के ऊपर टिका हुआ है। तो नंबर्स और सिंबल का ही जो अरेंजमेंट है वही क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गणित की प्रमुख परिभाषाएं। कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ मैथमेटिशियन, कुछ फिजिसिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया और गणित को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया। तो उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, मार्शल एच स्टोन के अनुसार, मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित को इन्होंने कैसे परिभाषित किया उसको देखते हैं। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। अमूर्त का मतलब होता है ऐसा चीज जिसको हम लोग छू नहीं सकते, या हम अपने सामने उसको देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, उसको अमूर्त कहा जाता है। तो गणित क्या है, अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी होती है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और अमूर्त तत्वों को ही ये परिभाषित करता है मूर्त रूप में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तथा ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। तो ये कहा था गणित के बारे में बर्ट्रैंड रसेल ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट गैलीलियो के बारे में। गैलीलियो एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने ही टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, इन्होंने भी गणित को परिभाषित किया था। तो इनके अनुसार क्या हुआ है, चलिए क्या होता है गणित देख लेते हैं। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। देखिए कितना सुंदर बात कही है इन्होंने। गणित एक भाषा है जिसमें ईश्वर ने पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को लिख दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉक के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं लॉक के अनुसार इन्होंने क्या कहा, गणित वह मार्ग है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कांट के अनुसार गणित की परिभाषा। कांट के अनुसार गणित की परिभाषा क्या हो सकती है, एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय है। एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप क्या है, गणितीय है। नेक्स्ट बात करते हैं गॉस के अनुसार। एक्चुअल में ये गॉस है, ठीक है, जो गॉस हो गया था ये गॉस है। ये भी एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने भी इसको परिभाषित किया था मैथमेटिक्स को। गणित विज्ञान की रानी है। गॉस के अनुसार गणित क्या है, विज्ञान की रानी है। नेक्स्ट बात करते हैं बेल के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं बेल के अनुसार। तो इन्होंने क्या कहा था, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। गणित को क्या माना जाता है, विज्ञान का नौकर माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गिब्स के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं गिब्स के अनुसार गणित एक भाषा है। गिब्स के अनुसार क्या है, गणित एक लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। नेक्स्ट बात करते हैं बेकन के अनुसार या बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है। गणित क्या है, सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार व कुंजी है। नेक्स्ट बात करते हैं बर्थलॉट के अनुसार। बर्थलॉट के अनुसार गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। देखो कितना सुंदर बात कही है इन्होंने। बर्थलॉट के अनुसार मैथमेटिक्स क्या है, टूल्स हैं। मैथमेटिक्स क्या है, सभी वैज्ञानिक जितने भी रिसर्च होते हैं या साइंटिफिक खोज होते हैं, रिसर्च होते हैं, उन सभी के लिए मैथमेटिक्स क्या है, एक उपकरण है, एक ऑपरेटस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कमेंट के अनुसार। कमेंट के अनुसार वह सभी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती अनिवार्यतः अपने मूल रूप से दोषपूर्ण है। अपने मूल रूप से दोषपूर्ण है, इसका मतलब ये है वो सभी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेकर नहीं चलते उसमें अवश्य ही कुछ न कुछ दोष पाया जाएगा, ये कहना था कमेंट के अनुसार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं होगमैन के अनुसार। होगमैन ने क्या कहा था, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित क्या है, सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है।
तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए हैं जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट थे, उन सभी के अनुसार गणित की क्या क्या परिभाषाएं हैं। अब इन्हीं परिभाषा के अनुसार हम लोग गणित को निम्न पॉइंट में डिफाइंड कर सकते हैं। तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि गणित क्या है। गणित स्थान एवं संख्याओं का विज्ञान है। गणित क्या है? गणनाओं का विज्ञान है। गणित क्या है? गणित माप, तौल, मापन, मात्रा, परिमाण, दिशा का विज्ञान है। गणित क्या है? गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित एवं यथार्थ शाखा है। गणित क्या है? गणित मात्रात्मक तथ्यों तथा संबंधों का अध्ययन है। गणित क्या है? यह विज्ञान की अमूर्त रूप है। गणित क्या है? तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत है। गणित आगमनात्मक एवं प्रायोगिक विज्ञान है। गणित वह विज्ञान है जिसके द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिसके द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग गणित को परिभाषित कर सकते हैं। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। तो हम लोग इस यूनिट में 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हम लोग गणित क्या है उसको समझे हैं, गणित का नेचर समझे हैं, गणित की परिभाषा देखे हैं और गणित का अर्थ देखे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक। इस यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गणित की प्रकृति। तो गणित की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो गणित की प्रकृति को बहुत सारे तरीकों से समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे ताकि आप लोग को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाए और आपको एग्ज़ाम में तुरंत याद आ जाए। क्योंकि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट याद रखते हैं तो कुछ ना कुछ पॉइंट हमारे दिमाग में रह जाता है, और जब ऐसे जैसे निबंध जैसे पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में जाके वो होच पोच हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भली भांति समझाया जा सकता है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन, माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित की ऐसी नेचर है। गणित की कैसी नेचर है? गणित में संख्या, स्थान, दिशा, मापन, माप तौल के बारे में बात किया जाता है। इसकी ऐसी प्रकृति है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गणित की अपनी भाषा होती है और भाषा का मतलब होता है गणितीय पद या गणितीय प्रत्यय या फिर सूत्र या फिर सिद्धांत या फिर संकेत, इन सभी से है। गणित की भाषा को जन्म देते हैं। ये सभी क्या करते हैं? गणित की भाषा को जन्म देते हैं। कौन? गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, संकेत, ये सभी गणित की भाषा को जन्म देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिया है। ज्ञानेंद्रिया, लॉजिक, ये ज्ञानेंद्रिया ही क्या है? गणित का ज्ञान का बेस होती है या आधार होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक एवं अधिक स्पष्ट होता है। बहुत सुंदर बात है। गणित का ज्ञान क्या होता है? यथार्थ होता है, मतलब सत्य होता है, एकदम फैक्ट होता है। क्रमबद्ध होता है, मतलब सीक्वेंस में होता है। तार्किक होता है, मतलब लॉजिकल होता है। अधिक स्पष्ट होता है, मतलब क्लैरिटी पाई जाती है इसमें, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। गणित एक ऐसा चीज़ है जिसको एक बार पढ़ने के बाद आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। रटोगे तो भूलोगे, लेकिन गणित रटने वाली चीज़ नहीं है, उसको प्रैक्टिकल करके समझने वाली चीज़ है। और ये हमारे आसपास के बारे में ही होता है, इसलिए ये और एक बार सीखने के बाद इसको नहीं भूलते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट 6 पॉइंट की बात करते हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। 7 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें पूरे वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गणित के अध्ययन से सभी ज्ञान या प्रत्येक ज्ञान एवं सूचना स्पष्ट होती है, उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन एवं सामान्यकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन, सामान्यकरण की योग्यता विकसित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं,
गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का विकास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त एवं स्पष्ट होती है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बालकों में इससे गणित के अध्ययन से बालकों में स्वस्थ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें प्रदत्तों या सूचनाओं संख्यात्मक को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान के विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। एक वर्ड, अगर इस लाइन को मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं तो बिना गणित के, बिना मैथमेटिक्स के जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं सभी विकलांग हैं। एक ही वर्ड में याद रखिएगा, बिना गणित के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर पॉइंट की, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में मददगार ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति एवं संगठन की आधारशिला होती है। ओके, तो आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको गणित की प्रकृति के बारे में पूछा जाए तो ये सारा पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो, और इसी पॉइंट से ये निष्कर्ष निकलता है कि गणित की प्रकृति, या इसी को हम लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि गणित के क्या क्या क्षेत्र हैं या क्या क्या स्कोप हैं। इसको हम लोग स्कोप भी कंसिडर कर सकते हैं। स्कोप मतलब गणित का क्षेत्र, मतलब ये कहाँ कहाँ तक काम आता है, या किस एडवांटेज बोल सकते हो इसको, गणित का एडवांटेज भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर ये तीनों पॉइंट की बात करें तो इसी टॉपिक में कवर हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं इस यूनिट का 4th नंबर का टॉपिक, जो कि है गणित पढ़ाने के तरीके। तो गणित पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो यहाँ पर मैं मेनली जो 4 टाइप के तरीके हैं उसको यहाँ पर मेंशन किया हूँ। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो गणित पढ़ाने के वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, सीक्वेंस होते हैं। जैसे बच्चों को पहले नंबर को पहचानना सिखाते हैं, उसके बाद नंबर को जोड़ना सिखाते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, उसके बाद हम लोग डिवीज़न सिखाते हैं। पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीज़न सिखाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चा जो है मैथमेटिक्स को जानने लगता है। उसके बाद उन लोग को पढ़ाने का जो तरीका होता है वो होता है अभ्यास। वो क्या होता है? अभ्यास। बार बार अभ्यास करके गणित को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है और अच्छे से याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है अभ्यास कार्य। स्व अध्ययन के लिए अभ्यास से कार्य बेहतर विकल्प होता है। सेल्फ स्टडी के लिए अभ्यास कार्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभ्यास कार्य द्वारा छात्रों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने को मिलता है। अध्ययन की हुई बातें लंबे समय तक याद रखी जा सकती हैं। पढ़ाई तुरंत आरंभ करने वालों के लिए अभ्यास कार्य काफ़ी लाभप्रद होता है। यदि अभ्यास कार्य की रूपरेखा अच्छे से तैयार नहीं की गई तो अनुपयोगी साबित हो सकता है अभ्यास कार्य। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गृह कार्य। गृह कार्य क्या होता है अब आप सभी को पता होगा। जैसे हम लोग कक्षा में पढ़ाते हैं, कक्षा में पढ़ाने के बाद जब हम लोग तुरंत बच्चों को क्या देते हैं? वर्क देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? गृह वर्क किया जाता है। हम लोग बोलते हैं कि उसको घर से करके आना। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सॉरी फॉर दैट। छात्रों को गणित की जानकारी कक्षा में देकर उन्हें घर के लिए काम देना ही गृह कार्य है। गृह कार्य पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में सहायक होता है। माता पिता बच्चों के शैक्षणिक विकास को जान सकते हैं। गृह कार्य छात्रों में स्वयं को बढ़ावा देता है। गृह कार्य के माध्यम से छात्र अपने खाली समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं गृह कार्य के। नेक्स्ट बात करते हैं मौखिक कार्य। तो मौखिक कार्य क्या होता है? चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच का संवाद मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है। छात्रों के समझ को मौखिक कार्य द्वारा आसानी से जांचा जा सकता है, जिससे छात्रों के सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। इससे पाठ को आसानी से दोहराया जा सकता है, जिससे छात्रों की लेखन क्षमता का आकलन नहीं हो पाता है। इसकी कमी क्या है? देखो, छात्रों की लेखन क्षमता का आकलन नहीं हो पाता। अभ्यास कार्य अगर अच्छे से प्लानिंग नहीं किया जाए तो ये भी अनुपयोगी साबित हो सकता है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं लेखन कार्य। लेखन कार्य गणित की शुद्धता और मानसिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण लेखन क्षमता और अच्छी लिखावट का विकास होता है। इसके द्वारा आवश्यक वस्तुएं रिकॉर्ड के लिए रखी जा सकती है। इससे गलतियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेखन कार्य एक लंबी प्रक्रिया है जो अधिक समय तक चलता है या अधिक समय लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं समूह कार्य। समूह में कार्य करने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। समूह के सदस्यों का अनुभव सबसे काम आता है या सबके काम आता है। यहाँ नई चीज़ें सीखना आसान होता है। कई बार समूह के सदस्यों का अपेक्षित सहयोग न मिलने से कार्य पर असर पड़ता है। इसका भी डिसएडवांटेज है, सहयोगियों का साथ न मिलने पर काम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आई होप ये सारा पॉइंट भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है गणित पढ़ाने के तरीके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चिंतन या गणितीय तरीके से चिंतन। अब हम लोग बात करेंगे चिंतन के बारे में, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं गणितीय तरीके से चिंतन। तो एक साइंटिस्ट थे ड्राइवर नाम के, इन्होंने चिंतन को परिभाषित किया था और इन्होंने कहा था चिंतन को मन की प्रक्रिया कहा। इन्होंने चिंतन को क्या कहा था? मन की क्रिया कहा था। उसने चिंतन और विचार में अंतर करते हुए कहा कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, जबकि विचार मानसिक प्रक्रिया है। जबकि विचार क्या है? मानसिक प्रक्रिया के समय मन की विषय वस्तु है। विचार क्या है? मानसिक प्रक्रिया के समय मन की विषय वस्तु है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि चिंतन क्या होता है? प्रत्ययों का आना जाना है। आडिया का आना जाना है। यहाँ पर सिम की बात नहीं हो रही, नेटवर्क की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है। चिंतन से तात्पर्य क्या है? मन के सामने प्रत्ययों का आना जाना है। ये किसने कहा? ये सब चिंतन के बारे में ड्राइवर नाम के साइंटिस्ट ने कहा। अब चलिए चिंतन के बारे में वैलेंटाइन के अनुसार देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। चिंतन एक क्रिया है जिसमें अविराम गति से बहने वाली प्रत्ययों का संबंध किसी न किसी प्रयोजन या उद्देश्य से होता है। चिंतन एक क्रिया है जिसमें कंटिन्यूअस चलने वाली आइडियाज प्रत्ययों का संबंध किसी न किसी प्रयोजन या फिर उद्देश्य एम्बिशन से होता है। इसी प्रकार रॉस ने इसको डिफाइन किया। रॉस के अनुसार अपनी ज्ञानात्मक स्वरूप में चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। रॉस ने चिंतन को डिफाइन करते हुए कहा कि चिंतन एक मानसिक क्रिया है। इसी प्रकार गिलफोर्ड ने भी इसको डिफाइन किया और कहा चिंतन एक प्रतीकात्मक व्यवहार है। यह सभी प्रकार के पदार्थों का स्थानांतरण पत्र है। चिंतन एक प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रकार के पदार्थों का स्थानांतरण पत्र होता है। आई होप ये सारा पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चिंतन के प्रकार। तो आमतौर पर चिंतन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें से फर्स्ट है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, दूसरा है कल्पनात्मक चिंतन और तीसरा है प्रत्यात्मक चिंतन। तीसरा क्या है? प्रत्यात्मक चिंतन। नेक्स्ट बात करते हैं चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक। चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? संवेग। संवेग का मतलब क्रोध, भय, प्रेम आदि, ये सभी क्या कहलाते हैं? संवेग। भाषा, लैंग्वेज, प्रत्यय, विचार या फिर आइडियाज बोल सकते हैं। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी, प्रेरणा, मोटिवेशन, समाज संपर्क, प्रत्यक्ष अनुभव, ये सभी क्या हैं? चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये सभी क्या हैं? चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मतलब इन सभी से क्या होता है? हमारा जो चिंतन है, मानसिक प्रक्रिया है या मानसिक क्रिया जो है प्रभावित होती है। चलिए आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की। इस यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गणितीय तर्क। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो गणितीय तर्क क्या होता है? कई लोगों को लगता है कि चिंतन और तर्क एक ही है। कुछ लोगों को लगता है चिंतन और तर्क क्या है? एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। दोनों में माइनर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसको हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो क्या डिफरेंस होता है? तो चलिए देख लेते हैं। चिंतन से अगला सोपान तक, चिंतन क्या होता है? चिंतन के बाद जो अगला सोपान होता है वो क्या होता है? तर्क होता है। चिंतन के बाद अगला सोपान जो होता है वो क्या होता है? तर्क होता है। जहाँ समस्या है वहीं तर्क है, जहाँ समस्या है वहीं तर्क है, जहाँ समस्या नहीं है वहाँ तर्क नहीं है,
जहाँ समस्या नहीं है वहाँ तर्क नहीं है। यदि हमारे सामने कोई समस्या है तो चिंतन की आवश्यकता भी पड़ेगी और तर्क की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपने कमरे में आता हूँ और नीचे धरती पर रखा सामवेद देखता हूँ। सामवेद एक बुक है जो कि रखा हुआ है, देखता हूँ। जब मैं केवल सामवेद के मंत्र के विषय के बारे में सोचता हूँ, मतलब उस बुक में लिखे हुए मंत्र के बारे में सोचता हूँ, तो यह केवल चिंतन है। तो यह केवल क्या है? चिंतन है। यहाँ कोई समस्या नहीं है, अतः तर्क भी नहीं है। लेकिन मैं ऐसा सोचूं कि सामवेद को धरती पर क्यों रखा गया, सामवेद जो बुक है या वेद है उसको धरती पर क्यों रखा गया, तो मुझे चिंतन के साथ साथ यहाँ तर्क की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तर्क की आवश्यकता पड़ेगी। तो याद रखिएगा, जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ समस्या है, वहाँ पर चिंतन तो होगी ही, लेकिन चिंतन के साथ साथ 100% वहाँ पर तर्क भी होगा। तो इसको कहा जाता है तर्क। और जब हम लोग इसी को गणित में अप्लाई करते हैं तो ये गणितीय तर्क हो जाता है मैथमेटिक्स में। अब चलिए तर्क की परिभाषा देख लेते हैं विभिन्न साइंटिस्टों के द्वारा। तो सबसे पहले इसको डिफाइन किया था गेट्स, जेड, सिल्ड और चालमन नाम के साइंटिस्ट ने। और इन्होंने बोला था तर्क वह उत्पादन आत्मक चिंतन है जिसमें पूर्व अनुभव को कई पद्धतियों से संगठित या मिश्रित किया जाता है ताकि समस्या का समाधान हो सके। यही क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। उसके बाद देख लेते हैं स्किनर और चार्ल्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा था? तर्क वह शब्द है जो मानसिक स्थिति से संबंधित कारण, कार्य, भाव को प्रदर्शित करता है। तर्क क्या है? एक शब्द है जो मानसिक स्थिति से संबंधित कारण, कार्य, भाव को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार नॉर्मल मन के अनुसार, नॉर्मल मन का एक नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा था तर्क भूतकाल इन अनुभवों को इस प्रकार से गठित करता है। तर्क जो है भूतकाल के अनुभवों को इस प्रकार से संगठित करता है कि समस्या समाधान पिछले हलों या समाधानों के द्वारा नहीं हो पाता है, कि पिछले हलों या समाधानों के द्वारा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग गणितीय तर्क और चिंतन के बारे में डिफरेंस जान लिए हैं, इसकी परिभाषा भी देख लिए हैं। अब बात करते हैं तर्क के प्रकार। तर्क कितने प्रकार से हो सकते हैं? तो ये 3 प्रकार से होते हैं। आगमनात्मक तर्क होता है, निगमनात्मक तर्क होता है और उपमान तर्क होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया तर्क के प्रकार। आगे देखते हैं जॉन डेवी के अनुसार तर्क के 5 सोपान। जॉन डेवी नाम का एक साइंटिस्ट था या मनोवैज्ञानिक था, उन्होंने तर्क के 5 सोपान दिए थे। वो सोपान क्या क्या हैं? जिसमें से फर्स्ट है कठिनाई की अनुभूति। कठिनाई की अनुभूति होना भी तर्क होता है। कठिनाई की परिस्थापना और उसकी परिभाषा, प्रदत्त सामग्री का वर्गीकरण, उपकल्पनाओं का निर्माण, उपकल्पनाओं का मूल्यांकन, समाधान लागू करना। तर्क को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जॉन डीवी के अनुसार तर्क के 5 सोपान हो गए हैं यहाँ पर। तो आई होप ये 5 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं तर्क को प्रभावित करने वाले कारक। तर्क को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सामग्री का एकत्रीकरण, बुद्धि, परिपक्वता, अनुभव, संदेश, संयुक्तिकरण। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? तर्क को प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं। तर्क को प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का इस यूनिट का जो सारा टॉपिक है आप सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इस यूनिट का हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल जीव फिजिक्स विथ आरोहित। और आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गणित की एक और यूनिट के बारे में जिसका नाम है इकाई 2 गणित सीखना, सिखाना व आकलन। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस यूनिट के अंदर में कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। तो इसका सिलेबस पहले देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये है इसका सिलेबस। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है सीखने का मॉडल। सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है? सीखने का मॉडल। सीखने का मॉडल के अंदर में हम लोग को 3 टॉपिक कवर करना है, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है सीखना यानी रटना, जिसको हम लोग बैंकिंग मॉडल के नाम से जानते हैं।
दूसरा मॉडल होता है प्रोग्रामिंग मॉडल, जिसको सीखना यानी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसमें हम लोग रटने वाले मेथड से सीखते हैं, उसको बैंकिंग मॉडल कहा जाता है। और जिसमें हम लोग प्रोग्राम के द्वारा सीखते हैं, प्लानिंग के द्वारा सीखते हैं, उसको कहा जाता है प्रोग्रामिंग मॉडल। और जिसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं या समझ निर्माण करते हैं, उसको कहा जाता है रचनावादी मॉडल। क्या कहा जाता है? रचनावादी मॉडल। तो यहाँ पर इस यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है सीखने का मॉडल, इसमें तीनों मॉडल के बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे आगे। चलिए इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सेकंड नंबर का टॉपिक है जो कि है शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, या इसी को कहा जाता है गणित शिक्षण विधि। जैसे कि आगमन विधि हो गया, निगमन विधि हो गया, संश्लेषण विधि हो गया, विश्लेषण विधि हो गया, अन्वेषण विधि, या इसी को कहा जाता है ह्यूरिस्टिक विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रयोगशाला विधि के बारे में। किसके बारे में? प्रयोगशाला विधि के बारे में। इसके बाद इस यूनिट का जो थर्ड टॉपिक है, इस यूनिट का जो थर्ड टॉपिक है वो है कक्षा में रचनावाद का आकलन, या इसी को कहा जाता है मूल्यांकन, या आप लोग इसी को बोल सकते हो गणित में मूल्यांकन, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है आकलन, गणित में आकलन। इसके बाद इस यूनिट का जो फोर्थ नंबर का टॉपिक है वो है अमूर्त सोच का विकास। अमूर्त सोच का विकास। फिफ्थ नंबर का टॉपिक है अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का जो कि है अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो ये रहा इस यूनिट का सिलेबस। अब चलिए हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं, सबके बारे में बात करते हैं। तो इस यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सीखने का मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग सीखने के मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीखना एक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। सीखने के बारे में कई शिक्षकों के कई सिद्धांत हैं। बतौर शिक्षक हम अपने शिक्षण विधियों को योजना या शिक्षण विधियों की योजना इस आधार पर बनाते हैं कि हम क्या सोचते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं और हम उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर सीखने का मॉडल बनाने का मतलब ये है कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सभी को पता है सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या होता है। लर्निंग एक प्रोसेस होता है, लाइफ टाइम प्रोसेस होता है जो जीवन भर चलते रहता है। लेकिन यहाँ पर सीखने का मॉडल बनाने का मतलब ये है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैसे रणनीति बनाते हैं, शिक्षण की कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने से पहले सोचते हैं कि बच्चे कैसे सीख पाएंगे, नए नए आइडियाज़ लाते हैं। ओके, और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि वो कैसे समझेंगे। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका बनाते हैं। उसी तरीका को यहाँ पर मॉडल का नाम दिया गया है, सीखने का मॉडल। तो यहाँ पर सीखने का मॉडल को 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट होता है बैंकिंग मॉडल, सेकेंड होता है प्रोग्रामिंग मॉडल, और थर्ड होता है रचनावादी मॉडल, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आप लोग वेबसाइट से ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हो। ओके, चलिए अब एक एक करके समझते हैं हम लोग बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंकिंग मॉडल के बारे में कि बैंकिंग मॉडल क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, सीखना यानी रटना, मतलब रटने वाले मेथड से सीखना, लर्निंग बाय रोटेट मेथड, या इसी को हम लोग बैंकिंग मॉडल का नाम दे देते हैं। तो ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। सीखने के बैंकिंग मॉडल का अर्थ है तथ्यों को याद रखना, जिससे अवसर आने पर उन तथ्यों को तुरंत बता देना। यहाँ तथ्यों को सीखने से मतलब है उन्हें बार बार रटना और उन्हें समझकर लंबे समय के लिए अपने मस्तिष्क में चित्र की भांति अंकित करना। जिस प्रकार बैंकिंग प्रणाली में तथ्यों को तथ्य से निकाला जाता है। तथ्यों को कहाँ से निकाला? तथ्य या फैक्ट से निकाला जाता है। उसी प्रकार शिक्षकों को चाहिए कि वह सीखने के ऐसे तरीकों को विकसित करें जिससे बच्चों के मस्तिष्क रूपी बैंक में विभिन्न अवधारणाओं को लंबे समय के लिए जमा रखा जा सके, अर्थात उन्हें वे परीक्षा के समय तक याद रखें। तो यही क्या कहलाता है, बैंकिंग मॉडल या बैंकिंग मेथड कहलाता है।
तो इसको हम लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि बच्चों को रटने वाले मेथड से जो सिखाने का जो प्रोसेस होता है या सिखाने का जो तरीका होता है उसी को बैंकिंग मॉडल कहते हैं। बैंकिंग मॉडल का एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जैसे कि पहाड़ा हो गया, क ख ग हो गया जिसको हम लोग वर्णमाला बोलते हैं, गिनती हो गया। जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे को सिखाते हैं तो पहाड़ा सिखाते हैं तो डायरेक्ट हम लोग उसको रटाते हैं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे रटवाते हैं उसको। फिर बच्चा धीरे धीरे करके जैसे जैसे उम्र उसका निकलते जाते हैं वो धीरे धीरे उसको अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि पहाड़ा क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये क्यों ऐसे आता है, वो सारा चीज़ समझ जाते हैं। इसी प्रकार क ख ग इसको भी बच्चे रटते हैं जिसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं, और गिनती को भी रटते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रटते हैं बच्चे। तो इसी मेथड को क्या कहा जाता है, बैंकिंग मॉडल कहा जाता है। इसी मॉडल को क्या कहा जाता है, बैंकिंग मॉडल। चलिए आगे बात करते हैं सीखना यानी प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्राम बनाकर सिखाना, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग मॉडल का नाम देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या होता है। बच्चों को किसी विषय वस्तु को सिखाने का एक तरीका प्रोग्रामिंग है, अर्थात हम बच्चों को किसी भी विषय वस्तु को चरण दर चरण मतलब स्टेप बाय स्टेप सिखाएं तो इससे बच्चों को तथ्य को याद रखने में सरलता हो जाती है। सीखने के इस प्रोग्रामिंग मॉडल के अनुसार बच्चों को तथ्यों को सिखाने के लिए उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में करना होता है, अर्थात प्रत्येक तथ्य को थोड़ा थोड़ा करके सिखाया जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग मॉडल। अब इसको शॉर्ट में समझते हैं। प्रोग्रामिंग एक सीखने का एक तरीका होता है। प्रोग्रामिंग क्या होता है, सीखने का एक तरीका होता है। उसी तरीका को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग मॉडल कहा जाता है। अब प्रोग्रामिंग मॉडल ये बोलता है कि बहुत सारे तथ्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में या सीक्वेंस में, क्रम में, उस चीज़ को छोटा छोटा टुकड़ा में बनाकर उसको एक क्रम में सीखने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग मॉडल। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग को बच्चों को गणित पढ़ाना होता है, बच्चों को गणित पढ़ाना होता है। तो गणित का मतलब क्या होता है, जिसमें जोड़ना होता है, घटाना होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब गुणा होता है, भाग होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग डायरेक्ट सभी को एक साथ नहीं सिखा सकते, सभी को एक साथ नहीं सिखा सकते, और ना ही उनको पहले हम लोग भाग सिखा सकते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इन चारों संक्रियाओं को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हम लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं, पहले एडिशन सिखाते हैं या जोड़ना सिखाते हैं। जब बच्चे जोड़ना सीख जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, उसको घटाना सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग उसको पहाड़ा रटवाने के बाद, बैंकिंग मॉडल के थ्रू हम लोग पहाड़ा रटवाने के बाद उनको मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग उनको क्या सिखाते हैं, डिवीज़न। तो ये सभी क्या है, हम लोग गणित को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर एक क्रम में हम लोग उसको क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो इसी सिखाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग कहा जाता है, या इसी को प्रोग्रामिंग मॉडल कहा जाता है। आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड मॉडल की। थर्ड मॉडल है अंडरस्टैंडिंग के द्वारा यह समझ निर्माण करना, किसी चीज़ को देखकर, सुनकर, सीखकर एक अंडरस्टैंडिंग बनाना, क्रिएट करना अपने माइंड में। तो इस तरह से जब बच्चे सीखते हैं तो इस प्रोसेस को या इस मेथड को हम लोग बोलते हैं रचनावादी मॉडल, या इस मॉडल को कहा जाता है रचनावादी मॉडल। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं इसके ऊपर, ये क्या है। इस प्रक्रिया में बच्चा को दिमाग पर जोर डालने, सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह प्रेरित करने के अवधारणाओं पर छानबीन करने, खोज विधि आदि पर जोर दिया जाता है। सीखने के मॉडल के अनुसार, रचनावादी मॉडल के अनुसार सीखने की पूरी प्रक्रिया में बच्चों की कोई भूमिका नहीं रहती। शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को ग्रहण करने में बच्चे जो भी गलती करे उसे दंड और इनाम की एक व्यवस्था द्वारा दूर किया जाना चाहिए। यह मॉडल यह नहीं मानते कि बच्चे गलतियों से हमें उनकी सोच की धारा का पता चलता है। इन मॉडलों में यह नहीं माना जाता कि गलतियां एक सक्रिय दिमाग का प्रमाण होता है। तो ये होता है रचनावादी मॉडल। अगर हम लोग इसको शॉर्ट में समझें तो रचनावादी मॉडल या रचनावादी समझ निर्माण से सिखाने का जो प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बच्चों के दिमाग पर जोर डालते हैं कि वो इस चीज़ को याद रखें और समझें।
ठीक है। तो इस प्रकार का जो सिखाने का जो प्रोसेस होता है उसको रचनावादी मॉडल कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आकृति हो गया, आकृति कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज, वृत्त, आयत। तो जब हम लोग बच्चे को त्रिभुज के बारे में बताते हैं तो केवल हम लोग उसका शेप बता देते हैं कि त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, तो बच्चे छानबीन या खोज में लग जाते हैं कि इस प्रकार के कितने, इस आकृति के कितने सारी चीज़ें हैं। और बच्चा जो है अपने दिमाग पर जोर डालता है और इसको दिमाग में बैठा लेता है और वो अपने आसपास रखे हुए इस शेप की आकृति को पहचान लेता है कि हाँ ये इस आकृति का है। इसी प्रकार सर्कल होता है, इसी प्रकार आयत होता है। तो इन सभी शेप को वो अपने दिमाग में बैठा लेता है, फिर वो छानबीन में लग जाता है कि हाँ ये, और इन तीनों में वो डिफरेंस करने लग जाते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, खुद के अंडरस्टैंडिंग से, खुद के समझ से वो इन सभी शेप में क्या करते हैं? डिफरेंस करना सीख जाते हैं कि ये सर्कल है, कि ये आयत है, कि ये त्रिभुज है। तो इस प्रकार की सीखने का जो प्रोसेस है या सीखने का जो मॉडल है उसको कहा जाता है रचनावादी मॉडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इस यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, दूसरे नंबर का टॉपिक है शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं। इस यूनिट का सेकंड नंबर का टॉपिक है सीखने की प्रचलित प्रथाएं, या इसी को कहा जाता है गणित की शिक्षण विधि। तो गणित को पढ़ाने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी विधियां, जिसमें से कुछ विधि को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो गणित शिक्षण विधि की जो फर्स्ट विधि है या फर्स्ट मेथड है वो आगमन विधि। क्या है? आगमन विधि। तो क्या होता है आगमन विधि, इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आगमन विधि एक विशेष प्रकार की विधि है जिसमें जब कभी हम बालकों के समकक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण या विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे अपने स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, स्वयं से निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमन, तब हम उस शिक्षण को क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं, या हम वहाँ पर आगमन विधि का प्रयोग कर रहे होते हैं। अर्थात हम उदाहरण से सूत्र या सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की विधि को क्या कहा जाता है? आगमन विधि। अगर मैं शॉर्ट में आगमन विधि को समझूं तो जब हमें किसी सिद्धांत को या किसी प्रिंसिपल को या किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को पढ़ाना रहता है तो हम लोग बच्चों के सामने क्या करते हैं? पहले उसको प्रैक्टिकल करवा देते हैं, या कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं, या कुछ विषय वस्तु या कुछ फैक्ट के बारे में पहले हम बता देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फिर बाद में उनको ये बताते हैं कि इस वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को ऐसा बोला था। तो पहले हम लोग उदाहरण देते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल पर जाते हैं। तो इस प्रकार का जो विधि होता है उसको आगमन विधि कहते हैं। अब चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं आगमन विधि के क्या क्या गुण होते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव मेथड। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टीज है गणित शिक्षण की आगमन प्रणाली छात्रों को अभ्यास एवं स्वयं प्रकाश करने का अवसर प्रदान करती है। ये प्रॉपर्टीज है इसकी। तो आगमन विधि का फर्स्ट गुण क्या कहता है? यह विधि जो है अभ्यास एवं स्वयं प्रयास करने का अवसर प्रदान करती है। दूसरी प्रॉपर्टी है मस्तिष्क के विकास में सहायक सिद्ध होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है इस विधि के द्वारा प्राप्त किया गया गणित का ज्ञान बालक के मस्तिष्क में सदैव के लिए बैठ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इस विधि की, यह विधि प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित है, इस कारण पूर्णतः वैज्ञानिक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इस प्रणाली से प्रदान किया गया गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करता है। तो ये रहा आगमन विधि के गुण। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग आगमन विधि के दोष। इसमें कुछ कमियां पाई गई, इसमें कुछ दोष पाए गए, तो वो दोष कौन कौन से हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहली दोष है आगमन विधि की, यह विधि अत्यंत धीमा होता है। इस वजह से गणित के शिक्षण में पाठ्यक्रम का समाप्त होना मुश्किल हो जाता है। हाँ ये तो सही बात है, जब हम लोग बच्चों को अधिक से अधिक उदाहरण दें, विषय वस्तु के बारे में बताएं या फैक्ट या तथ्यों के बारे में बताएं, तो सिलेबस क्या है स्लो हो जाता है, जिससे कि एग्ज़ाम तक सिलेबस या पाठ्यक्रम जो है समाप्त नहीं हो पाता है, या होता भी है तो बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो ये इसकी दोष हैं इस विधि की। नेक्स्ट बात करते हैं, यह विधि सभी बालकों के लिए उपयोगी नहीं है,
क्योंकि सभी बालकों में यह योग्यता नहीं होती कि वह सामान्य उदाहरणों से नियम निकाल सके। ये भी बिल्कुल सही बात है। सभी बालकों का दिमाग एक जैसे नहीं होता, सभी बालकों का दिमाग एक जैसे नहीं होता। बोलने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उदाहरण या तथ्यों के थ्रू प्रिंसिपल या नियम को नहीं समझ पाते। आगे नेक्स्ट बात करते हैं आगमन विधि के दोष की। तो इस विधि के फलस्वरूप कभी कभी छात्र गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और उनके मस्तिष्क पर विषय की गलत छाप अंकित हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से गणित शिक्षण विधि की फर्स्ट विधि जो है कंप्लीट होता है, आगमन विधि। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा मेथड, निगमन विधि। गणित शिक्षण के लिए दूसरी विधि जो है वो है निगमन विधि। तो ये क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। निगमन विधि आगमन विधि का विपरीत होता है। मतलब निगमन विधि जो है आगमन विधि का जस्ट उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? इस विधि में पहले गणित में टॉपिक का विषय या विषय वस्तु की परिभाषा, सूत्र, सिद्धांत या निर्देश को बताया जाता है। फिर बाद में प्रयोग, निरीक्षण या फिर उदाहरण या फिर विषय वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है? निगमन विधि कहा जाता है। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो निगमन विधि एक ऐसा विधि है जिसमें हम पहले बच्चों को जो बुक में वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रिंसिपल, वैज्ञानिक नियम दिया रहता है या सूत्र दिया रहता है उसको पहले बताते हैं। उसके बाद हम लोग उदाहरण में जाते हैं, निरीक्षण, प्रैक्टिकल वगैरह में जाते हैं। तो ये आगमन विधि का जस्ट उल्टा हुआ कि नहीं? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं, निगमन विधि के गुण के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार हम लोग आगमन विधि के गुण और दोष के बारे में देखे हैं, उसी प्रकार निगमन विधि के पास भी कुछ गुण और कुछ दोष हैं। तो उसको बात कर लेते हैं एक बार। निगमन विधि के गुण, तो यहाँ पर फर्स्ट गुण है, यह विधि गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बना देती है एवं छात्रों से नियम ज्ञात कराने से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ये पहली गुण है इस विधि की। सेकंड बात करते हैं अंक गणित और बीज गणित शिक्षण में निगमन विधि विशेष रूप से सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इस विधि द्वारा छात्र अत्यंत शीघ्रता एवं सरलता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यह विधि सामान्य नियम या सिद्धांत या सूत्र की सत्यता की जांच हेतु अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है। निगमन विधि तर्क अंतिम एवं अकाट्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यह तर्क वास्तव में गणितीय होता है एवं इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। यह सभी निगमन विधि के गुण हैं। तो आई होप ये सारा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं निगमन विधि के दोष के बारे में। आगे बात करते हैं निगमन विधि में भी कुछ दोष पाई गई हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पहली दोष है, इस विधि के अंतर्गत छात्र सामान्य नियमों और सूत्रों की खोज स्वयं नहीं कर पाते या स्वयं नहीं करते, बल्कि उनको स्मरण रखते हैं। कभी कभी भूल जाते हैं और कभी कभी भूल जाने पर पुनः स्मरण करना होता है। अतः यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये पहली दोष है निगमन विधि की। नेक्स्ट बात करते हैं यह विधि छात्रों को रटने की आदत डाल दी है। छात्रों को रटने की आदत डाल दी है। ये रटना होगा, रटने की आदत डाल दी है। छात्र सामान्य नियमों, सिद्धांत या सूत्रों को बिना समझे हुए ही कंठस्थ करने का प्रयास करते हैं, जो कि गणित जैसे विषय के लिए अत्यंत हानिकारक है। इस विधि के थ्रू बच्चे डायरेक्ट रूल, नियम, सूत्र, सिद्धांत सभी को डायरेक्ट रट लेते हैं, जो कि गणित के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। ठीक है, गणित को कभी भी रटा नहीं जा सकता, बल्कि इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर की जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यह विधि छात्रों को जो ज्ञान देती है वह अस्थायी और स्पष्ट होता है। अस्थायी और अस्पष्ट होता है क्योंकि वह उस ज्ञान को स्वयं के प्रयास से प्राप्त नहीं करते। सॉरी, ये अस्पष्ट होगा, अस्पष्ट। अस्थायी और अस्पष्ट होता है क्योंकि वह उस ज्ञान को स्वयं के प्रयास से प्राप्त नहीं करता, बल्कि बुक में जैसा लिखा रहता है वैसे ही पढ़ लेते हैं बच्चे।
तो इस प्रकार से हम लोग निगमन विधि के बारे में जान लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्लेषण विधि के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं विश्लेषण विधि के बारे में। तो विश्लेषण विधि का मतलब क्या, यहाँ पर देख लेते हैं। विश्लेषण से अभिप्राय है कि किसी समस्या को छोटे छोटे, ये इसी नहीं होगा, ये किसी होगा, किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन करना और किसी निष्कर्ष तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। और संश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण से अभिप्राय है विश्लेषक तथ्यों को इकट्ठा करना और अभिष्ट परिणाम प्राप्त करना। जैसे कि रसायन शास्त्र में पानी H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर विश्लेषण करते हैं, जबकि इसके विपरीत ऑक्सीजन को किसी विशेषता पर दबाव पर संयुक्त कर पानी बनाना क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। इस प्रकार संश्लेषण और विश्लेषण एक दूसरे के पूरक होते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं विश्लेषण विधि के गुण के बारे में कि इसके पास कौन कौन सा गुण है। तो यहां पर लिखा हुआ है विश्लेषण विधि क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करने में या उनमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है, स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। सॉरी फॉर दैट। अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास होता है, स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये सभी क्या है, विश्लेषण विधि के गुण हैं। अब बात करते हैं विश्लेषण विधि के दोष कौन कौन से हैं। तो अधिक समय लेने वाली विधि है, कुशल अध्यापन की जरूरत होती है, अधिक तर्क शक्ति, सूझ समझ की जरूरत होती है, छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। विश्लेषण विधि को छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं संश्लेषण विधि की। तो संश्लेषण विधि क्या होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना, अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाते हैं, तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार संश्लेषण विधि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं संश्लेषण विधि के गुण के बारे में। ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है संश्लेषण विधि, ये इसके गुण हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम की प्राप्ति की जाती है इस विधि के द्वारा। जैसे कि एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब 9 सेंटीमीटर वृत्त के त्रिज्या से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमको नहीं पता रहता है। आगे बात करते हैं संश्लेषण विधि सरल व सुविधाजनक विधि मानी जाती है। समस्या का समाधान तीव्रता से होता है संश्लेषण विधि से। स्मरण शक्ति के विकास में भी सहयोग करता है ये संश्लेषण विधि। ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं संश्लेषण विधि के दोष। रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, जिससे अन्वेषण क्षमता या खोज वाली जो क्षमता का विकास का मौका उपलब्ध नहीं हो पाता है। नया ज्ञान, तार्किक क्षमता चिंतन रहित विधि है, अर्थात इनके विकास में सहयोग नहीं करती है। संश्लेषण विधि जो है नए ज्ञान का विकास, तार्किक क्षमता का विकास और चिंतन मनन तर्क का विकास में सहयोगी नहीं होता है। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, इसका मतलब जब तक सूत्र याद है तभी तक समस्या का हल निकाला जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोगशाला विधि की। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोगशाला विधि की। इस विधि के प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है, जिसमें हम समस्याओं को यांत्रिक तरीकों से हल कर पाते हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोगशाला में सिद्ध करना।
पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोगशाला विधि के गुण। तो प्रयोगशाला विधि के कौन कौन से गुण हैं? ओके, तो प्रयोगशाला विधि जो है अध्ययन को या शिक्षण को क्या बनाता है? रुचिकर बनाता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं रुचिकर विधि है। स्थायी अधिगम का स्रोत है। तर्क क्षमता, निगमन क्षमता का विकास होता है। रचनात्मकता का विकास होता है। प्रयोगशाला विधि के दोष: खर्चीली विधि है, कम संख्या वाली कक्षा के लिए ही उपयोग में लाई जा सकती है, छोटे उम्र के बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। अन्वेषण विधि के जन्मदाता लंदन के प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। अन्वेषण विधि के जन्मदाता लंदन के प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। इन्होंने ह्यूरिस्को नामक ग्रीक शब्द पर इस विधि का नामांकन किया था। अन्वेषण विधि का नाम कैसे किया था आर्मस्ट्रांग प्रोफेसर ने? तो एक ग्रीक शब्द था जिसका नाम था ह्यूरिस्को। क्या नाम था? ह्यूरिस्को। इसके वजह से किया था, और इसका अर्थ होता है, ह्यूरिस्को का अर्थ होता है मैं स्वयं खोजता हूँ, मैं स्वयं खोजता हूँ, फाइंड आउट माई सेल्फ, या मैं स्वयं को खोजता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या होता है? मैं स्वयं को खोजता हूँ। इस विधि का आधार अर्जन की प्रक्रिया है। यह विधि स्वयं अन्वेषण करने की विधि है। इस विधि का उद्देश्य छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को जागृत करना है और छात्रों को स्वयं चिंतन, अवलोकन, निरीक्षण एवं प्रयोग तथा प्रयोग कर सही निष्कर्ष निकालना है। इस अन्वेषण विधि का उद्देश्य क्या है? छात्रों को स्वयं चिंतन, अवलोकन, निरीक्षण एवं प्रयोग तथा प्रयोग कर सही निष्कर्ष निकालना है। यह विधि जो है जीव विज्ञान के लिए या जीव विज्ञान हेतु सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अन्वेषण विधि जो है जीव विज्ञान के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अन्वेषण विधि की कुछ परिभाषाएं। जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अन्वेषण विधि की परिभाषा। तो आर्मस्ट्रांग ने क्या बोला था अन्वेषण विधि के बारे में? अन्वेषण विधि वह विधि है जो छात्रों को यथासंभव एक अन्वेषण की स्थिति में ला देती है। विधियां जिसमें केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने की बजाय उनकी खोज को अधिक आवश्यक माना गया है, ये है अन्वेषण विधि। नेक्स्ट बात करते हैं हर्बर्ट और इंस्पेंसन के अनुसार बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अतः इस विधि में छात्र एक आविष्कारक की भांति कार्य करता है। छात्र किसी समस्या का विश्लेषण विभिन्न पुस्तकों तथा शिक्षक की सहायता लेकर कर सकता है। इससे वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, सक्रिय होकर समस्या का समाधान करता है। तो ये था अन्वेषण विधि के बारे में कुछ पॉइंट आर्मस्ट्रांग और हर्बर्ट इंस्पेंसन के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं अन्वेषण विधि के सिद्धांत के बारे में। तो अन्वेषण विधि निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से फर्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस विधि द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। इससे उनमें वैज्ञानिक अभिरुचि तथा निरीक्षण का विकास होता है। दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अन्वेषण विधि का दूसरा सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। छात्र किसी समस्या पर प्रयोग करके हल निकालते हैं तथा क्रियाशील रहते हैं। मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत। इस विधि में छात्रों की मानसिक शक्तियों एवं मनोभावों के रूप में पाठन होता है, अतः वह अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप ज्ञान प्राप्त कर उन शक्तियों का विकास कर सकते हैं। करके सीखने का सिद्धांत। इस विधि में छात्र प्रयोग करके सीखता है। चिंतनशीलता, आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, परिश्रम करने की आदत का विकास होता है।
चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं अन्वेषण विधि के गुण के बारे में। अन्वेषण विधि के गुण और दोष के बारे में बात करते हैं। तो अन्वेषण विधि के अगर गुण की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने एवं परीक्षण कर निष्कर्ष निकालने की शक्ति का विकास होता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है तथा अनुकूल रुचियों एवं आदतों का विकास करती है। इस विधि में प्रत्येक छात्र को सीखने का अवसर मिलता है तथा अध्यापक के संपर्क में छात्र रहता है। छात्र में स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है। छात्र क्रियाशील रहते हैं और अर्जित ज्ञान स्थायी होता है इसके थ्रू। छात्रों में आत्मसंयम, आत्म अनुशासन और आत्मविश्वास जागृत होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह विधि वैज्ञानिक अभिरुचि एवं दृष्टिकोण उत्पन्न करती है तथा अवलोकन एवं प्रयोग पर बल देती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे समस्या पर विस्तृत रूप से चिंतन का अवसर मिलता है, अतः सोचने के आधार के साथ साथ स्व अध्याय की भी आदत बन जाती है या आदत बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस विधि में छात्रों को गृह कार्य नहीं दिया जाता। छात्र अपना समस्त कार्य विद्यालय में ही समाप्त कर लेते हैं। इससे छात्रों को शिक्षा बोझ नहीं लगती। इस विधि में छात्र अध्यापक संबंध आत्मिक होते हैं क्योंकि अध्यापक छात्र पर ध्यान देता है। तो ये सभी क्या हैं, अन्वेषण विधि के गुण हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अन्वेषण विधि के कुछ दोष हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, यह विधि केवल उच्च कक्षाओं के लिए उत्तम है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटी आयु के छात्रों का मानसिक विकास इतना उच्च नहीं होता कि केवल सीमित तथ्यों के आधार पर वह निष्कर्ष निकाल सकें। नेक्स्ट बात करते हैं, केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उत्तम है यह विधि, समस्त छात्रों के लिए नहीं। इस विधि के लिए विद्यालयों में पर्याप्त पुस्तक, वस्तु और उपकरण का अभाव रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया धीमी होती है क्योंकि छात्र शीघ्रता से निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं इस विधि के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम इस विधि से पूरा नहीं हो पाता है। भारत जैसे देश में यह विधि अत्यधिक व्यय साध्य है। उत्तम प्रयोगशाला और प्रतिभाशाली अध्यापक के बिना यह विधि कल्पना मात्र ही रह जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्येक छात्र को इस विधि से प्रत्येक पाठ को पढ़ाना प्रत्येक अध्यापक के लिए संभव नहीं है। केवल विशेष ढंग से विद्वान व्यक्ति ही इस विधि का प्रयोग कर पाता है या कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आधुनिक समय में प्रशिक्षित, योग्य, परिश्रमी, निष्ठावान, आत्मनिर्भर एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले शिक्षकों का अभाव है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड जो है मैथमेटिकल टीचिंग के लिए कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 3rd नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है कक्षा में रचनावाद का आकलन या मूल्यांकन, या इसी को कहा जाता है गणित में मूल्यांकन या आकलन। तो चलिए इस टॉपिक की बात करते हैं। इस यूनिट का 3rd नंबर का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो मूल्यांकन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। अर्थात शिक्षार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है, उसकी बुद्धि के स्तर का पता लगाया जाता है। उनकी रुचि, उनकी अभिरुचि का पता लगाया जाता है। बालक की शिक्षा में मूल्यांकन और मापन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मूल्यांकन या इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो गणित में इवैल्यूएशन या फिर मूल्यांकन का एम्बिशन क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। तो इस चीज़ के बारे में अगर बात करें तो छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना ही इवैल्यूएशन है। छात्रों के विकास को निरंतर गति प्रदान करना ही मूल्यांकन है। छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना ही मूल्यांकन है या मूल्यांकन का उद्देश्य है।
छात्रों का वर्गीकरण, छात्रों की कठिनाइयों, विफलताओं और असफलताओं का पता लगाना, ये सभी क्या हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। छात्रों के सीखने हेतु उपचारात्मक व्यवस्था प्रदान करना, शिक्षकों को कुशलता एवं सफलता का पता लगाना, अध्यापन अध्ययन को प्रभावशाली बनाना, ये सभी क्या है, इवोल्यूशन या फिर मूल्यांकन के क्या है, उद्देश्य हैं। चलिए आगे बात करते हैं, मूल्यांकन से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्विलेन और अन्ना ने परिभाषित किया था गणित शिक्षण में मूल्यांकन को, और इन्होंने कहा था विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में परमाणु के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। इसी प्रकार डांडेकर के अनुसार मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताते हैं कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। नेक्स्ट बात करते हैं गुड्स के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा। अगर गुड्स के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा था मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। इसी प्रकार हम लोग मुफ्फात के अनुसार अगर देखें तो इन्होंने कहा था मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअसली लगातार चलने वाली प्रोसेस है, और यहाँ बालकों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की उपेक्षा करता है या उसका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मूल्यांकन की प्रमुख प्रविधियाँ, मतलब मूल्यांकन करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं या कौन कौन सी विधि हो सकती है। तो फर्स्ट है लिखित परीक्षा के द्वारा, मौखिक परीक्षा के द्वारा, प्रयोगात्मक परीक्षा के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा, चेक लिस्ट के द्वारा और अभिलेख के द्वारा। इन सभी के द्वारा हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान की। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 सोपान होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, दूसरा है अधिगम अनुभव की योजना बनाना, तीसरा व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। ये सभी क्या हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख सोपान हैं। आगे बात करते हैं इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक की। 4th नंबर का टॉपिक है अमूर्त सोच का विकास। यहाँ पर अमूर्त का मतलब होता है उस चीज़ के बारे में सोचना जिसको हम लोग सामने से कभी देखे नहीं रहते और जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, उस चीज़ के बारे में पढ़ना। तो अमूर्त सोच का विकास, तो मनुष्य में या बालक में अमूर्त सोच का विकास कैसे होता है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी ज्ञान की तरह गणित भी हमारे ठोस अनुभवों से विकसित होता है। जैसे त्रिविमीय आकार, गोलाई या गोल की संकल्प अपने चारों ओर भली भांति प्रकार की वस्तुएं देखते हैं और हम पाते हैं कि उनमें से कुछ चीज़ें जैसे गेंद, संतरा, लड्डू आदि में एक ही प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, यानी गोलाई, और इस प्रकार हमारे मस्तिष्क में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित हो जाती है। यहाँ पर बोलने का मतलब ये है, शॉर्ट में इसको मैं बता देता हूँ। अमूर्त का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हमारे दिमाग में गणित के पॉइंट ऑफ व्यू से अमूर्त सोच का विकास कैसे होता है, जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका साइज, सेज, आकृति जो है हमारे दिमाग में छप जाता है। जैसे कि मैं एक बॉडी देखा हूँ, एक वस्तु देखा हूँ जिसका आकार कैसे त्रिविमीय आकार है, एक और वस्तु देखा हूँ जो कि गोल है, स्फेरिकल है। अब मैं कहीं पर जाता हूँ तो उसी प्रकार का अगर मैं सामान देखता हूँ तो मेरे दिमाग में अमूर्त सोच का विकास होने लगता है कि हाँ ये त्रिकोण साइज का है, त्रिभुज आकार का है, ये गोल है। जैसे कि त्रिविमीय आकार और गोलाई आकार का कुछ भी वस्तु देखूँ, जैसे कि मैं गेंद को देखूँ, संतरा को देखूँ, लड्डू को देखूँ, तो तीनों ही क्या है, गोल रहता है। और अगर मैं प्रिज्म देखूँ, प्रिज्म एक ग्लास का पीस होता है, तो वो कैसा रहता है, त्रिविमीय आकार रहता है, सॉरी त्रिभुज आकार का रहता है और 3D में रहता है। तो इस प्रकार हमारे दिमाग में हम उस वस्तु को देखे भी नहीं रहते हैं, सामने नहीं रहता है, छू नहीं सकते, लेकिन उसका फोटो जो है हमारे दिमाग में बनने लगता है। तो इस प्रकार से हमारे दिमाग में अमूर्त सोच का विकास होता है। तो यही इस पॉइंट में समझाने की कोशिश किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इस यूनिट के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है 5th नंबर का टॉपिक है अवधारणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो अवधारणात्मक का मतलब समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात की जा रही है यहाँ पर।
जैसे हम किसी चीज़ को करते हैं, करते जाते हैं तो उससे हम सीखते जाते हैं और हमारे दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट बनते जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, अवधारणात्मक ज्ञान कहा जाता है। चलिए एक बार यहाँ पर लिखा उसको एक बार पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। अवधारणात्मक ज्ञान का संबंध सीखने वाले दिमाग में अवधारणा बनने व उनके विकास से है। मैंने अभी कहा ना, हम कुछ काम करते हैं या कुछ सीखते हैं तो हम सीखते जाते हैं और हमारे दिमाग में उसका अवधारणा या कॉन्सेप्ट बनते जाता है, अर्थात उसका विकास होता है। इसकी समझ तब बनती है जब विभिन्न अवधारणाओं के साथ विभिन्न स्थितियों में काम करते हैं, और हम जो नई अवधारणा बनाए रहते हैं और नए ज्ञान सीखते जाते हैं तो और हमारे दिमाग में अवधारणाओं का विकास होते रहता है, कॉन्सेप्ट बनते रहता है। तो इसी को कहा जाता है अवधारणात्मक ज्ञान। तो गणित में ऐसा होता है। जैसे ही हम लोग जोड़ना सीख गए तो उसके बाद हम लोग क्या सीखते हैं, घटाना सीखते हैं। तो जोड़ना का जो कॉन्सेप्ट है घटाना में यूज़ होता है। उसी प्रकार जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं या भाग देखते हैं तो भाग में सभी का यूज़ होता है, जोड़ना घटाना गुणा सभी का यूज़ होता है। तो इस प्रकार से हमारे दिमाग में नए अवधारणा बनते जाता है और हम लोग उसको यूज़ करते जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे दिमाग में अवधारणात्मक ज्ञान बनते जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रक्रियात्मक ज्ञान की। तो जो अवधारणा हमारे दिमाग में बनी है उसको अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है, जब अवधारणा बनी है तो उसको तो हम लोग एक्शन लेंगे ना, उसका यूज़ तो करेंगे ना। तो जो यूज़ करने का जो प्रोसेस है या यूज़ कर रहे हैं उसको कहा जाता है प्रक्रियात्मक ज्ञान। प्रक्रिया तो कर रहे हैं ना। चलिए यहाँ पर जो लिखा उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रक्रियात्मक ज्ञान, इसका संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया से है। इसी चीज़ को मैं बता रहा था, जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बना रहता है उसका यूज़ करके जब हम किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं या हल करते हैं गणित में, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके उसको हल करते हैं। तो वो जो हल करने की प्रक्रिया है उसी को प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं। जैसे 2 अंक वाली संख्या को जोड़ने के लिए हम इकाई का उपयोग करते हैं। ओके, तो याद रखिएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, जब अवधारणा ज्ञान का हम लोग यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं, तो उसे यूज़ करने का तो जो तरीका या प्रक्रिया है या जो एक्शन है उसी को कहा जाता है प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो आई होप यहाँ पर अवधारणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है आप सभी को समझ में आया होगा, और अमूर्त सोच क्या होता है ये भी आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो यूनिट 2 है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो गणित शिक्षण शास्त्र है इसके दोनों यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपका जो पीआरटी के लिए मैथमेटिक्स या गणित का जो सिलेबस है उसमें पैडागॉजी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो पूरा प्योर मैथमेटिक्स है। यूनिट थर्ड है, इकाई 3 है, लेकिन उसके अंदर टोटल 3.1 से लेकर 3.16 तक का टॉपिक है और पूरा मैथमेटिक्स है। तो उसको अब हम लोग करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।